हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बायो स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी की यूनिट 4 के सेकंड एंड लास्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है रिग्रेशन एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो यहाँ पे इन दोनों ही चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रिग्रेशन में हम लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं और कौन कौन से यहाँ पे हमारे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हमारा एक्सेल हो गया, एसपीएसएस हो गया, ठीक है, मिनी टैब हो गया, आर सॉफ्टवेयर हो गया। इन सबको हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देख के अपने यूनिट 4 को कंप्लीट कवर कर देंगे। अब इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप विजिट कर लीजिएगा। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम अर्षित पांडे, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन के बारे में, तो देखिए रिग्रेशन हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। रिग्रेशन को तो हमने यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में ही पढ़ लिया था, उसका पहला ही चैप्टर था रिग्रेशन। यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को देखना है रिग्रेशन के अंदर। लेकिन उससे पहले हम लोग रिग्रेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ही लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में यूनिट 2 में देखा हुआ है। आई होप आप लोग लाइन से देखते हुए आ रहे होगे। तो देखो, रिग्रेशन में क्या होता था। रिग्रेशन में हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते थे, ठीक है। जनरली हमारे पास दो वेरिएबल होते थे, एक होता हमारा y, एक होता था x या फिर xy बोल लो। अब इसमें से देखो, इसमें से एक हमारा होता था डिपेंडेंट और दूसरा हमारा होता था इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि y हमारा डिपेंडेंट हो, x हमारा इंडिपेंडेंट हो, लेकिन एक हमेशा इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा हमेशा डिपेंडेंट होगा, ठीक है। मतलब कोई ना कोई एक हमेशा डिपेंडेंट होगा, तो जो डिपेंडेंट है तो दूसरा वाला इंडिपेंडेंट बन जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, अगर y डिपेंडेंट है तो x इंडिपेंडेंट हो गया और वाइस वर्सा, यानी कि अब अगर मान लो y इंडिपेंडेंट हो गया तो x हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा। अब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, देखो नाम से समझ में आ रहा है। डिपेंडेंट मतलब कि जो जिस पे डिपेंड कर रहा हो, और इंडिपेंडेंट मतलब जो बिल्कुल फ्री हो, है ना, जो किसी पे डिपेंड ना करे। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा रिग्रेशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी एक वेरिएबल जो है किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रही होती है। मतलब यहाँ पे मान लो अगर y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो y है, ठीक है, y हमारा x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब x की वैल्यू तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन y की वैल्यू हमारी x से निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे देखो, अगर y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनती है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्योंकि देखो y क्या है, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे बनती है इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो यहाँ पे ये हमारी कुछ इस टाइप से देखने को मिलती है, जो कि होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, है ना। अब मान लो यहाँ पे आप लोग a और b को मान लो, हम लोग a मान ले 2 है और b मान लो 3 है, और x की वैल्यू हमारी 1 2 3 4 दी हुई है, ठीक है। तो जब आप लोग यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो x की वैल्यू देखिए, जब आप लोग x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखो a कितना है 2, b कितना है 3 और x की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो a 2 प्लस 3 कितना 5 हो जाएगा। तो देखो, x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो y की वैल्यू 5 निकल के आई। लेकिन देखो, y की वैल्यू निकली कब, जब आपने x की वैल्यू रखी। तो x की वैल्यू तो हमें दी हुई है, यानी x इंडिपेंडेंट है, लेकिन y की वैल्यू इसी x की वैल्यू से पता चलेगी। तो y क्या है, y हमारा इस x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे रिग्रेशन में होती थी। जैसे x की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे y 8 आ जाएगा, 3 रखोगे तो y 11 आ जाएगा, 4 रखोगे तो y 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता था। बाकी देखिए, इसी का जस्ट उल्टा भी हो सकता है हमारी इक्वेशन जो है इस तरीके की बन जाए, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो यहाँ पे अब क्या है, x हमारा डिपेंडेंट हो गया, y हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, x तो हमारा y पे डिपेंड कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने वाला है नहीं। जिसमें जैसे देखो, इसमें जो नोन वैल्यू होती है, यानी जिसके बारे में पता होता है वो इंडिपेंडेंट होती है, जिस वैल्यू के बारे में पता करना होता है, जैसे देखो y के बारे में हमें पता करना है, x हमारा पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो वही चीज है कि जो पता होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट, जो नहीं पता वो डिपेंडेंट, ठीक है। और रिग्रेशन हमारा बताता है कि कॉज एंड इफेक्ट। देखो, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे किस चीज की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, ये हमें पता चलता है। अब जैसे देखो, यहाँ पे तो जस्ट एक वैल्यूज दी हुई है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में मान लो एक एग्जांपल लें कि हम लोग यहाँ पे मान लो एडवर्टाइजिंग पे कितना पैसा खर्चा करेंगे, ठीक है, और उससे हमारी कितनी सेल निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखो, सेल क्या हुआ, सेल यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग यहाँ पे हो गई इंडिपेंडेंट वैल्यू और सेल हमारी हो गई डिपेंडेंट वैल्यू। मतलब मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट की जो सेल है वो डिपेंड करेगी कि आप उसका एडवर्टाइजमेंट कितना अच्छे से कर रहे हो, है ना, वो लोगों को दिख कितना रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, एडवर्टाइजिंग क्या है, कॉज है, ठीक है, कॉज। और सेल क्या है, सेल होगा इसका इफेक्ट, ठीक है। तो किसकी वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो कितनी एडवर्टाइजिंग करोगे तो कितनी सेल होगी, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू निकल के आ जाएंगी, है ना। बाकी वही चीज है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है वो कॉज होती है। जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग क्या है, कॉज है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, और सेल इफेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वैल्यू हो गई।
अब अगर हम लोग पर्पस की बात करें तो रिग्रेशन, देखो रिग्रेशन हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर वैल्यूज को। अब देखो ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग फ्यूचर वैल्यूज को पता लगाते हैं। आई होप आपने देखी होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करता है और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल को बताता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से, और हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब टाइप्स की बात करें तो जनरली हमारा दो टाइप का देखने को मिलता है, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर के बारे में हमें उतना कुछ नहीं पढ़ना है। लीनियर के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एक होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल सिंपल रिग्रेशन या फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है। देखो सिंपल में आप इतना सिंपली समझो, सिंपल का मतलब है इसमें हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट होगी और एक ही डिपेंडेंट वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक से ज्यादा डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी और एक डिपेंडेंट वैल्यू होगी। तो ये हमारे होते हैं सिंपल रिग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये हमारा पता लगाता है कि हमारा जो y है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है जब x चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये तो एक एग्जांपल है कि y हमारा जो है, देखो y हमारा क्या है, डिपेंडेंट है। अब इसी में उल्टा ले लो तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि x कैसे चेंज हो रहा है जब y चेंज हो रहा है। ये सारी चीजें देखिए आप लोग को आई होप पता ही होंगी, ठीक है। बाकी इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, है ना। y हमारी डिपेंडेंट वैल्यू होती है, x हमारी इंडिपेंडेंट होती है, a हमारा क्या होता है, ये हमारा इंटरसेप्ट होता है, और b हमारी क्या होती है, b हमारी यहाँ पे स्लोप होती है, ठीक है, ये स्लोप होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है, देखो मल्टीपल रिग्रेशन में ये होता है कि यहाँ पे डिपेंडेंट वैल्यू तो एक ही होती है ना, लेकिन इंडिपेंडेंट हमारी दो से ज्यादा हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जो आप लोग का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट की सेल है वो एडवर्टाइजिंग पे तो डिपेंड करेगी, लेकिन हो सकता है कि, और हो कह सकता है 100% कि वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगी, है ना। यानी यहाँ पे प्रोडक्ट कितनी अच्छी क्वालिटी का ये भी डिपेंड करेगा कि आप लोग का प्रोडक्ट कितना सेल होगा। तो यहाँ पे देखो अब ये जो सेल है ये तो अभी भी डिपेंडेंट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट वैल्यू हमारी दो हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गया और क्वालिटी हो गई। तो इसी तरीके से देखो डिपेंडेंट वैल्यू तो यहाँ पे भी एक ही रहेगी, लेकिन इंडिपेंडेंट वैल्यू हमारी एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे मान लो अगर y हमारा डिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वैल्यू जो कि हमारे x होगी, तो x मतलब यहाँ पे एक ही नहीं होगा बल्कि हमारा x1 हो सकता है, x2, x3, मतलब यहाँ पे फिर बहुत सारे, ठीक है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सेवरल फैक्टर्स टुगेदर इन्फ्लुएंस वन आउटकम, ठीक है, कि किस तरीके से बहुत सारे फैक्टर एक आउटकम को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वही देखिए कि हमारा क्वालिटी, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ये सभी चीजें मिलकर कैसे हमारी सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना। और बाकी यहाँ पे सेल्स मैनेजर भी कह सकते हो सकता है यहाँ पे एक फैक्टर डाले, है ना, कि हमारा जो सेल मैनेजर है और या फिर जो हमारा हमारे जो कह सकते हो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव है, वो किस तरीके से लोगों को बता पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे सेल्स को इफेक्ट करती हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था समझने के लिए। बाकी मल्टीपल रिग्रेशन की इक्वेशन किस तरीके से होती है, y इक्वल टू a प्लस, अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे जैसे x1, x2, x3, तो यहाँ पे b भी हमारा b1, b2, b3 हो जाता है इसी के साथ साथ, ठीक। क्योंकि देखो b क्या होता है, b हमारा यहाँ पे स्लोप होता है, तो जितने फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पे स्लोप भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा अपने मल्टीपल और सिंपल रिग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें तो देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करता क्या है। देखो आपको पता है जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग हमेशा किसी ना किसी चीज की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज की टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, जैसे रिग्रेशन का मतलब क्या है, रिग्रेशन का मतलब है कि हमेशा जो एक्स और वाई है इसमें से एक वैल्यू दूसरे पर डिपेंड करेगी। तो एक वैल्यू दूसरे पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन है ना, तभी तो डिपेंड कर रही है। तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये बताता है कि क्या एक्चुअल में एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है या फिर है ही नहीं, कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमारी बताती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारी डिटरमाइन करती है वेदर देयर इज अ स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। मतलब हम लोग यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि एक्स हमारा वाई पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या एक्चुअल में डिपेंड कर रहा है, क्या जो सेल है, ठीक है, क्या आपके जो प्रोडक्ट की सेल है वो एक्चुअल में एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड कर रही है, कि पता चले एडवर्टाइजिंग आप लोग कितनी भी करे जा रहे हो लेकिन उससे सेल पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, मतलब सेल और एडवर्टाइजिंग में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारी बताती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। तो ये बताता है वही कि जो भी ऑब्जर्व रिलेशनशिप है वो रियल है या फिर सिर्फ चांस है। जैसे मान लो, बाय द वे मान लो, एग्जांपल के लिए मान लो आपने 1 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग पे लगाए, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग की मान लो 10 लाख रुपए की सेल हो गई। तो क्या क्या जो 10 लाख रुपए की सेल हुई है ये एक्चुअल में आप लोग के एडवर्टाइजिंग की वजह से हुई भी है, या फिर हो सकता है कि ये जो 10 लाख की सेल हो ये, ठीक है, ये आप लोग की हो सकता है ब्रांड वैल्यू की वजह से हो गई हो, या फिर आप लोग के इतने सारे मान लो मतलब जान पहचान वाले थे कहीं उनकी वजह से तो नहीं हो गई है। पता चले क्या इस एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट सच में है भी इस सेल में, या फिर कुछ इफेक्ट है ही नहीं। तो ये सारी चीजें हमारा बताता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
तो अब देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग यहाँ पे दोनों में कर सकते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है मल्टीपल। तो देखो सिंपल रिग्रेशन में हम लोग जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो हम लोग पता लगाएंगे कि यहाँ पे जो भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है, ठीक है, अब इसमें एक वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ये एप्सिलॉन होता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये कौन सी इक्वेशन है, देखो ये इक्वेशन कुछ अलग नहीं है, ठीक है, ये इक्वेशन है यही, बस हम लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस में थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, बाकी है ये यही। देखो जैसे यहाँ पे बी नॉट बीटा नॉट क्या है, हमारा ए ही तो है, और हमारा ये जो बीटा वन है ये हमारा बी ही तो है, ठीक है, जैसे यहाँ तक तो सेम ही है। अभी जो एप्सिलॉन आप लोग को एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो देखो एक्चुअल में हमेशा ये भी होता है इक्वेशन में, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको नॉर्मली मतलब नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन होता ये भी है जैसे एक्चुअल में। अभी एप्सिलॉन होता क्या है, सबसे पहले समझो। देखो इस एप्सिलॉन का मतलब होता है रैंडम एरर। देखो रैंडम एरर का मतलब क्या है कि मान लो आप लोग कुछ भी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग कुछ भी जब स्टडी कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है कोई ऐसा एक्स्ट्रा फैक्टर हो जो कि आप लोग की स्टडी को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर दे। देखो हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में ब्लॉकिंग एंड कन्फाउंडिंग देखा था, तो कन्फाउंडिंग हमने क्या देखा था, कन्फाउंडिंग हम लोग यहाँ पे कब करते हैं, ब्लॉकिंग हम लोग कब करते हैं, जब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आके हमारी स्टडी को इन्फ्लुएंस कर दे, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो हमेशा यहाँ पे कह सकते हो प्रेजेंट हो सकता है, तो वहां पे देखिए वो जो उस एक्स्ट्रा फैक्टर की वजह से कुछ एरर भी आ सकती है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे रैंडम एरर टर्म में जो है इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये है वही चीज हमारा, समझ रहे हो, इसमें कुछ अलग नहीं है, आप लोग ये मत सोचना कि ये कुछ अलग इक्वेशन लिखी हुई है। बाकी इसमें वही है कि भाई हमारी डिपेंडेंट वैल्यू है, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है, हमारा बीटा नॉट हमारा इंटरसेप्ट है, ठीक है, बीटा वन हमारा स्लोप है, और हमारा एप्सिलॉन हमारा दिखाता है रैंडम एरर टर्म। अब देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए सिंपल सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप लोग को नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है एज्यूम करनी है। अब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगी, देखो नल मानता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, हम लोगों ने क्या देखा था कि देयर इज नो रिलेशनशिप। तो अब देखो हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है कि जो एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई है, क्या इनमें कोई रिलेशन है कि नहीं है। तो अब नल क्या होगा, नल का मतलब ही होता है नो, है ना, तो यहाँ पे नल का मतलब यहाँ पे इन एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अच्छा एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगा का क्या मतलब है, देखो अगर एक्स और वाई में रिलेशनशिप नहीं होगा तो यहाँ पे कोई स्लोप भी नहीं होगी, और स्लोप नहीं होगी तो जो बीटा वन है, ठीक है, तो बीटा वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर बीटा वन को जीरो कर दो तो ये पूरा जो एक्स वाला टर्म है ये भी तो जीरो हो जाएगा। तो अगर आपने बीटा वन को जीरो किया इसका मतलब ये एक्स भी जीरो, यानी वाई और एक्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए नल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या मानेंगे कि बीटा वन हमारा जीरो है। बीटा वन जीरो होने का मतलब है, देखो बीटा वन जीरो होने का क्या मतलब है, जीरो इंटू एक्स करोगे जीरो, यानी पूरा टर्म ही गायब हो गया। तो यानी यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और अगर यहाँ पे बीटा वन जीरो नहीं है, ठीक है, अगर बीटा वन की वैल्यू कुछ भी है, चाहे वन हो, टू हो, 1.5 हो, 0 पॉइंट कुछ हो, तो वहां पे एक्स हमारा प्रेजेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि वाई और एक्स में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जरूर है। तो अल्टरनेटिव में हम लोग मानेंगे कि बीटा वन जीरो है, बीटा वन नॉट इक्वल टू जीरो है, और नल में मानेंगे कि बीटा वन इज इक्वल टू जीरो है। देखो हाइपोथेसिस आप लोग को पता होनी चाहिए ये सब चीजें समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन थोड़ी सी हम लोग डिफरेंट लिखते हैं। क्यों, अभी देखो अभी हमने क्या लिखा, अभी हमारी इक्वेशन हमने देखी कि लिखी हुई थी y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे ये क्यों लिखी हुई है, देखो देखो वहां पे जो बीटा और बीटा नॉट और बीटा वन थे, ठीक है, उनकी जगह यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया बी नॉट और बी वन। क्यों, देखो यहाँ पे जो बीटा नॉट, ठीक है, बीटा नॉट और बीटा वन थे, ये एक्चुअल ये ट्रू पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखो आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमेशा हम लोग यहाँ पे सैंपल की टेस्टिंग करते हैं, हमेशा हम लोग यहाँ पे सैंपल लेते हैं, एक्चुअल पॉपुलेशन नहीं लेते हैं, पता है ना इतना। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो हम लोग बीटा नॉट और बीटा वन नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो एक्चुअल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग सैंपल की हेल्प से यहाँ पे पता लगाएंगे। तो सैंपल के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीटा वन और बीटा नॉट की जगह हम लोग यहाँ पे बी नॉट और बी वन लेंगे, जो कि यहाँ पे इसी के एस्टिमेट है, कह सकते हो ये रिप्रेजेंट इसी को कर रहे हैं। बस हमने यहाँ पे सैंपल के लिए हमने यहाँ पे बीटा नॉट और बीटा वन की जगह बी नॉट और बी वन ले लिया, ठीक है, स्मॉल बी नॉट स्मॉल बी वन। और टेस्ट की स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो है हो जाता है, यहाँ पे हम लोग टी टेस्ट अप्लाई करते हैं और यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाता है टी इक्वल टू बी वन, ठीक है, बी वन माइनस जीरो अपॉन एस ई इंटू बी वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब एक चीज समझना, आपको पता है आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो टी की कुछ वैल्यू आएगी। अब हम लोग यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू हुई कि अल्टरनेट, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना जो है कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे किससे, हमारी टैबुलेटेड या टेबल वैल्यू से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंक्लूड होती है, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है n-2, ठीक है। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल कितना होता है, सिग्निफिकेंस लेवल होता है अल्फा इज इक्वल टू 0.05, मतलब अगर दिया हुआ है तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं।
अब देखो, आप ये मत कहना कि ये सब चीज़ें क्या हैं, देखो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है ना यूनिट 2 में बहुत अच्छे से, है ना? तो ये सारी चीज़ें मतलब आपने वहाँ समझी होंगी, बहुत अच्छे से समझी होंगी, ठीक है? कि अल्फ़ा क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया होता तो हम लोग 5% मान के चलते हैं, 5% का मतलब होता है 0.05। तो अगर देखो, अगर ये सारी वैल्यू हैं, ठीक है? अगर अल्फ़ा 0.05 है, ठीक है? और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा n-2 होता ही है, ठीक है? अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05 में, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है, समझो, आपने जब टी टेस्ट लगाया, ठीक है? और टी टेस्ट लगाने के बाद जो टी की वैल्यू आई, अगर वो हमारी टेबल वैल्यू से जो है बड़ी है, तो आप लोग क्या करो, एच नॉट को रिजेक्ट कर दो। इसका मतलब क्या है? अगर वो टेबल वैल्यू से बड़ी आई, इसका मतलब एक्स और वाई में रिलेशनशिप है। और अगर जो टी वैल्यू है, अगर वो टेबल वैल्यू से छोटी आई, इसका मतलब क्या है कि फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, यानी एक्स और वाई में एक्चुअल में कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है? देयर इज नो रिलेशन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन में बात करें तो यहाँ पे भी देखिए सेम ही चीज है कि यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन हम लोग इसी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जहाँ पे x1 x2 x3 क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं, ठीक है? हमारा पार्शियल रिग्रेशन हो गया। और यहाँ पे देखिए हाइपोथेसिस की बात करें, तो हाइपोथेसिस में यहाँ पे एच नॉट क्या हो जाएगा, एच नॉट हमारा मान लेंगे कि जो बीटा वन, देखो यहाँ पे हमें इन सभी को जीरो करना होगा, क्योंकि देखो x1 x2 x3 इन सभी के साथ क्या है, बीटा वन बीटा टू, और यहाँ पे x के तक वैल्यू है तो यहाँ पे बीटा के, तो इन सभी को हमने जीरो मान लिया नल हाइपोथेसिस में। और अल्टरनेट क्या मानेगा कि देखो, अल्टरनेट का मतलब है कि यहाँ पे अब जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पे वाई डिपेंड कर रहा हो, लेकिन कम से कम कोई एक तो होगा जिसपे वाई डिपेंड कर रहा हो। देखो, जब मल्टीपल रिग्रेशन में हम लोग क्या पता लगाते हैं, जैसे मल्टीपल रिग्रेशन में सबसे पहली बात तो y जो है एक नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, x1 x2 x3। तो हम लोग यहाँ पे ये पता लगाते हैं कि जो y और x1 x2 x3 है, क्या इनमें से किसी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, या फिर कम से कम एक या दो के बीच में तो जरूर है। मतलब देखो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हो सकता है जो y है, ठीक है, वो इन तीनों पे डिपेंड कर रहा हो सकता है y जो है सिर्फ यहाँ पे x1 x2 पे डिपेंड कर रहा हो, या फिर हो सकता है सिर्फ x2 x3 पे डिपेंड कर रहा हो, या फिर हो सकता है सिर्फ x1 x3 पे डिपेंड कर रहा हो। मतलब इन तीनों में से किन्हीं दो पे डिपेंड कर रहा हो, एक केस ये हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि y सिर्फ यहाँ पे x1 पे डिपेंड कर रहा हो, या फिर सिर्फ x2 पे डिपेंड कर रहा हो, या फिर सिर्फ x3 पे डिपेंड कर रहा हो। अब देखो, इन तीनों ही केस में अगर इन तीनों में से कोई भी केस है, तो हमारी क्या होगी, तो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू होगी। अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब है कि y कम से कम एक या दो पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर जो y है ये इन तीनों पे ही नहीं डिपेंड कर रहा है, मतलब इन तीनों से ही y का कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमारा यहाँ पे नल हाइपोथेसिस यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, ठीक है? एच नॉट। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि एटलीस्ट वन बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे एफ टेस्ट लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मीन स्क्वायर रिग्रेशन अपॉन मीन स्क्वायर एरर, ठीक है? और यहाँ पे देखिए डिसीजन क्या होता है कि जो आपकी एफ वैल्यू आई है, ठीक है, तो अगर वो एफ की टेबल वैल्यू से जो है बड़ी है तो रिजेक्ट कर दो, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन है। और अगर वही चीज है कि अगर वैल्यू छोटी आई है तो यहाँ पे एच नॉट रिजेक्ट नहीं होगा, यानी कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो यही चीज है कि बाकी देखिए, अगर हम लोग देखें तो इंटरप्रिटेशन में, देखिए इंटरप्रिटेशन में मतलब यही चीज लिखी हुई है कि अगर हमारी जो एफ, ठीक है, तो हमारा मॉडल सिग्निफिकेंट है, ठीक है, एटलीस्ट वन वेरिएबल अफेक्ट वाई। तो यहाँ पे देखिए इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन यही है कि अगर हमारी यहाँ पे मान लो एच नॉट रिजेक्ट हो गई, एच नॉट रिजेक्ट होने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है, मतलब एटलीस्ट वन वेरिएबल अफेक्ट्स वाई, यानी कोई ना कोई x1 x2 x3 जरूर है जो कि y को अफेक्ट कर रहा है। और अगर यहाँ पे एच नॉट नहीं रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब यहाँ पे मॉडल इज नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पे देखिए मॉडल इज नॉट सिग्निफिकेंट का मतलब ये जो इक्वेशन हमने बनाई है सिग्निफिकेंट नहीं, ये सही नहीं है ना? क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो y डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में डिपेंड नहीं कर रहा है। तो देखिए ये थे हमारे यहाँ पे, ये था हमारे यहाँ पे रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड रिग्रेशन। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल प्रॉब्लम्स के बारे में। अब देखो बात करें हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल प्रॉब्लम्स के बारे में, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं अपने इंडस्ट्रियल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल को, फिर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं या फिर इनको सॉल्व करते हैं, या फिर इनको हम लोग यहाँ पे कैसे, ठीक है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग यहाँ पे इनको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रायल्स की बात करें, देखो इंडस्ट्रियल ट्रायल का क्या मतलब है। देखो इंडस्ट्री में आपको पता है कि हमारा क्या होता है, हमारा जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब मान लो एक हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर मान लो हमारी टैबलेट है, उस टैबलेट का मान लो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो टैबलेट है ना, एक बार में जो टैबलेट्स हैं अगर यहाँ पे मान लो फाइनल प्रोडक्शन में जा रही है, तो लगभग एक बैच में 1 लाख से लेके 5 लाख तक की टैबलेट जो है एक बैच में प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें एक टैबलेट को मान लो फाइनल प्रोडक्शन में लेके जाना है,
तो फाइनल प्रोडक्शन में लेके जाने से पहले हम लोग यहाँ पे ये थोड़ा बहुत चेक करेंगे ना कि जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी मशीनें हैं, जिनका यूज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है? वो क्या यहाँ पे प्रॉपर ये फाइनल टैबलेट बनाने के लिए रेडी है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि हम लोग यहाँ पे फाइनल प्रोडक्शन करने जा रहे हैं इस टैबलेट का और यहाँ पे जो इक्विपमेंट है हमारी या फिर जो हमारे वर्कर्स हैं या फिर जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, कहीं वो कुछ गलती कर दें और हमारी पूरी की पूरी 1 लाख से लेके 5 लाख तक जितना भी हमारा बैच है टैबलेट का, ये पूरा का पूरा बैच ही खराब हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग ट्रायल परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फाइनल प्रोडक्शन को एक बार में ना करके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 टैबलेट को प्रोड्यूस करके देखेंगे और जब 1000 टैबलेट हमारी यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से प्रोड्यूस हो जाएँगी, ठीक है? अगर हमें लगेगा कि हाँ, 1000 टैबलेट में सारी मशीनें भी अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है? तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जब हमारी कन्फर्म हो जाएँगी तब हम लोग यहाँ पे फाइनल प्रोडक्शन में लेके जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए ये वही चीज़ है कि इंडस्ट्रियल ट्रायल इज़ अ प्रैक्टिकल टेस्ट कंडक्टेड इन एन इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोसेस और इक्विपमेंट बिफोर फुल स्केल प्रोडक्शन। देखो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा इक्विपमेंट है, जो भी हम लोग यहाँ पे स्टेप्स यूज़ करने वाले, मेथड यूज़ करने वाले, प्रोडक्ट यूज़ करने वाले, जैसे जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह आप लोग यूज़ करने वाले हो, क्या वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है? कहीं फाइनल टैबलेट बनाते समय हमारी टैबलेट टूट तो नहीं जाएगी? और जो भी हमारे हमारे वर्कर्स भी हैं, ठीक है? जो लोग भी हमारे इन्वॉल्व हैं, जो भी हमारे कह सकते हो पर्सनल वगैरह है, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे एक क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे ट्रायल करके चेक करते हैं, फुल स्केल प्रोडक्शन से पहले। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, देखो प्रैक्टिकल कंपोनेंट का मतलब है जब आप लोग यहाँ पे ट्रायल करोगे तो कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे उसमें इन्वॉल्व होती है। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग को एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन परफॉर्म करनी है। जैसे देखो मान लो आप लोग यहाँ पे ट्रायल परफॉर्म करने जा रहे हो, तो ट्रायल आप लोग च क्यों परफॉर्म कर रहे हो? आप लोग यहाँ पे इसको चेक करोगे ना कि यहाँ पे इस ट्रायल में रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, ठीक है? कि मतलब ये जो रिजल्ट आपका निकल के आ रहा है ये कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, है ना? और कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे अगर मान लो इसमें कुछ खराबी है, मान लो इसमें कुछ डिफेक्ट है, तो वो डिफेक्ट किस वजह से आया, कहाँ से आया? तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को जो भी एक्सपेरिमेंट देखो ये क्या है, एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है, ऐसे समझो ये जो 1000 टैबलेट आप लोग बनाने जा रहे हो ये एक्सपेरिमेंट है। तो इसकी डिजाइन आप लोग को बनानी पड़ेगी कि कौन सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन आप लोग करने वाले हो, फैक्टोरियल डिजाइन करने वाले हो, ठीक है? कि एक हमारा यहाँ पे आरएसएम होता है, आरएसएम का मतलब होता है रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी। जैसे हमने यूनिट 3 में देखा था रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट हमने बनाया था ना, तो उसी का हमारा मतलब कह सकते हो वो जो रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट जिस डिजाइन के अंदर हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यूनिट 5 में देखेंगे, तो मतलब कौन सी डिजाइन आप लोग करने वाले हो, सबसे पहले ये डिसाइड करोगे। फिर यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे, ठीक है? जिसमें हमारे टोटल टोटल हमारा रिस्पॉन्स क्या-क्या आ रहा है, ठीक है? रन कितना, कितनी बार आपने जो है जैसे मान लो 1000 टैबलेट आप लोग बना रहे हो, तो आपने कितनी बार इसको ट्राई किया? मान लो आपने एक ही बार बना के ट्राई किया कि आपने 2-3 बार? जैसे देखो हमें 1 लाख से 5 लाख टैबलेट बनानी है, तो हम लोग रिस्क ना लेके हम लोग क्या करेंगे कि 1000 टैबलेट को भी एक की बजाय 2-3 बार बना के देखते हैं कि 2-3 बार भी सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इफेक्ट कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो टैबलेट है, ठीक है? तो इस टैबलेट में कौन-कौन से इफेक्ट हमें दिखने को मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इस टैबलेट पे, ठीक है? या फिर प्रेशर का क्या इफेक्ट है? या फिर टेम्परेचर प्रेशर का एक साथ क्या इफेक्ट है? मतलब हो सकता है यहाँ पे सिर्फ मेन इफेक्ट हमें देखने को मिले कि टेम्परेचर का अलग से इफेक्ट क्या है, ये हो गया मेन इफेक्ट। और एक हो गया इंटरेक्शन इफेक्ट, इंटरेक्शन का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर एक साथ मिलकर क्या इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अब आप लोग यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसको एनालाइज करोगे कैसे, एनोवा लगाओगे, रिग्रेशन एनालिसिस, मतलब यहाँ पे आप लोग बहुत सारे टेस्ट लगाओगे। उसके बाद देखो ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है फिर आप लोग यहाँ पे इन सारी चीजों में बेस्ट कंडीशन फाइंड करोगे कि कौन कौन सी, जैसे कितना टेम्परेचर रखने पे, कितना प्रेशर रखने पे, ठीक है? और कौन सी मशीन से यहाँ पे सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें मिल रहा है, तो उन सभी चीजों को लगा के हम लोग यहाँ पे अपना फाइनल प्रोडक्शन तैयार करेंगे। ये हमारा हो जाता है एक इंडस्ट्रियल ट्रायल। और क्लिनिकल ट्रायल, देखिए क्लिनिकल ट्रायल आप लोग को पता है ये हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं। हम लोग यहाँ पे जब भी कोई नई दवा बना रहे हैं तो उस दवा की सेफ्टी, एफिकेसी और यहाँ पे जो भी साइड इफेक्ट वगैरह है इनको पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। अब क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस पे करते हैं। अब इसके 5 फेज होते हैं ना, फेज 1, फेज 0, फेज 1, 2, 3, 4। अब इसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, देखो इसमें भी आप लोग जब क्लिनिकल ट्रायल करने वाले हो तो सबसे पहले आप लोग को स्टडी डिजाइन करनी है, ठीक है? जैसे एक होता है इसमें आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, और एक होता है ब्लाइंडिंग, है ना, जहाँ पे ब्लाइंडिंग आप लोग किस तरीके से कर रहे हो, पेशेंट को पता होगा कि नहीं पता होगा कि वो प्लेसिबो रिसीव कर रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल ड्रग रिसीव कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लेसिबो वगैरह देते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन की, देखो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे यूनिट 3 में डिस्कस करी हुई है ना, तो वहाँ पे आई होप कि आप लोग को पता ही होगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो आप लोग को पता है जब भी हम लोग यहाँ पे अपना जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगाते हैं। जैसे मान लो आप लोग क्लिनिकल ट्रायल करने वाले हो तो हेल्दी पेशेंट्स पे ही तो करोगे सबसे पहले, मतलब जो फेज 0 होता है वहाँ पे हम लोग हेल्दी पेशेंट्स पे करते हैं। और
बाकी यहाँ पे हम लोग प्रेग्नेंट लेडी का यूज नहीं करते। जैसे प्रेग्नेंट लेडी क्या हो गई, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, और हेल्दीनेस क्या हो गया, एक इंक्लूजन क्राइटेरिया। तो वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे एज वगैरह को देखते हैं कि कितना एज का पेशेंट हमें लेना है, कितना एज का नहीं लेना है। रैंडमाइजेशन तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग रैंडमाइज, ठीक है, रैंडम तरीके से कुछ लोग को ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ लोग को नहीं देते हैं। डेटा कलेक्शन तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब है दवा देने से पहले पेशेंट की क्या कंडीशन है, और आउटकम मतलब दवा देने के बाद क्या आ रहा है। और उसके बाद स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट लगाते हैं, जैसे टी टेस्ट हो गया, चाहे स्क्वायर टेस्ट हो गया। तो ये सारे हमारे यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट हो जाते हैं। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए, एक चीज समझो, यहाँ पे हम लोग ये जितना भी डेटा वेटा की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग ये जो टी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, हम लोग ये जो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करते हैं, हम लोग ये जो रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, हम लोग ये जो हाइपोथेसिस में टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ये हम लोग ये जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग क्या कॉपी पेन पे कर रहे होते हैं? आज के दिन में ऐसा तो है नहीं कि हम लोग यहाँ पे कॉपी पेन पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हम लोग यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज करते हैं भाई, जो भी ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम लोग उन्हीं का यूज करके करते हैं ये सब चीजें। तो कौन से वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज करके हम लोग यहाँ पे अपना स्टेटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं? मतलब ये जो भी हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स में हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, ये सब हम लोग करते किसकी हेल्प से हैं? कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे कुछ मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर हैं, तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, जिसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है, SPSS आ जाता है, मिनीटैब आ जाता है, और हमारा एक आर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, आर हमारा एक सॉफ्टवेयर है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करो तो देखिए, एक्सेल के बारे में आप सभी को एटलीस्ट पता जरूर होगा, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आता भी होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक टाइप का हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, जो हमारा कह सकते हो स्टेटिस्टिकल एनालिटिकल टूल की तरह काम करता है। बाकी इसका मेनली हम लोग यहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस और विजुअलाइजेशन। देखो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, देखो यहाँ पे आप लोग इमेज इमेज जो है ध्यान से लगातार देखते चलना, ठीक है, इमेज साइड में लगी हुई है। तो ये क्या करता है, इसमें हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इसमें हमारा पाई चार्ट भी बन जाता है, इसमें हमारा कैलकुलेशन भी हो जाता है, इसमें हमारा मीन मीडियन मोड सारी चीजें इसमें निकल जाती हैं। तो ये बहुत पावरफुल हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जिसका यूज हम लोग यहाँ पे किन की चीजों के लिए करते हैं। देखो, इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा डेटा मैनेजमेंट। तो ये क्या करता है, डेटा की एंट्री, एडिटिंग, और यहाँ पे लार्ज डेटा सीट को स्टोर करना, ये सारी चीजें इसके अंदर हो जाती हैं, ठीक है। हमारे डेटा को ग्रुप करना, फिल्टर करना, शॉर्ट करना, और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा स्ट्रक्चरल डेटा की हैंडलिंग करना, टेबल्स वगैरह बना देता है। तो मतलब यहाँ पे देखो, एक्सेल बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने अगर कभी यूज किया है, किसी को आता है, उसको तो बहुत अच्छे से मतलब रिलेट हो ही रहा होगा। बाकी अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर हमें देखिए, इसके अंदर हमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, इन सभी चीजों के लिए अलग से जो है देखने को मिलता है। मतलब मीन के लिए हमें यहाँ पे एवरेज एवरेज देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे उसका एक कह सकते हो ये एक साइन हो गया, ठीक है, कि आप लोग को यहाँ पे अगर मीन निकालना है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे उसके अंदर होता है, जहाँ पे आप लोग एवरेज डाल के निकाल सकते हो। फिर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारा कमांड होता है STDEV। फिर हमारा वेरिएंस के हमारा होता है VAR, ठीक है। हमारा फिर कोरिलेशन के लिए हमारा को डबल REL, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे होते हैं। और रिग्रेशन एनालिसिस भी हमें यहाँ पे एक पूरा डाटा, एक टूल पैक होता है, ठीक है। तो इस पूरे टूल पैक में हमें बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, तो उसमें आप लोग यहाँ पे रिग्रेशन वगैरह भी ले सकते हो। तो मतलब कई सारे हमें जो है स्टेटिस्टिकल फंक्शन उसके अंदर बिल्ट इन देखने को मिल जाते हैं, हमारे किसमें, हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो देखिए, आप लोग को इमेज दिख ही रही होगी साइड में, तो इसको कंटिन्यू थोड़ा सा देखते चलना, आप लोग जो है थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। और डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बहुत सारे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सभी चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा का इंटरप्रिटेशन बहुत ईजी हो जाता है, और क्लिनिकल और इंडस्ट्रियल डेटा को जो है यूजफुली प्रेजेंट करने में हमारा हेल्प करता है। डेटा एनालिसिस टूल पैक की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, इसके अंदर जो भी टी टेस्ट, एनोवा, रिग्रेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, देखिए, डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, ये हमारे स्टेटिस्टिक्स के दो पार्ट होते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी आप ये समझो, इन सभी में हमारा यहाँ पे ये हेल्प करता है। और बाकी यहाँ पे एक्सेल को इसी वजह से क्या होता है, एक्सेल हमारा एक बहुत पावरफुल हमारा टूल बन जाता है रिसर्च पर्पज के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए, एप्लीकेशन सिंपल सी बात, ये क्या करता है, हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, हमारा जो भी हमारा इफेक्ट है, रिस्पॉन्स है, उसको कैलकुलेट करता है। ऑप्टिमाइजेशन स्टडीज, देखो, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हमें अपने डेटा को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। तो इसको हम लोग यूनिट 5 में थोड़ा सा देखेंगे। बाकी यहाँ पे पेशेंट डेटा मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग के लिए हमने देखा ही, हमने बहुत सारे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, सारी चीजें ये बना देता है। और एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ईजी होता है यूज करना, ठीक है। एक्सेल वगैरह की नॉलेज है जिसको उसको पता होगा। बाकी इसमें कोई प्रोग्रामिंग की हमें नॉलेज नहीं होती है, बहुत क्विक एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बाकी
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एसपीएसएस के बारे में, तो देखिए एसपीएसएस का हमारे यहाँ पे फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर दी सोशल साइंसेज। अब देखिए एसपीएसएस की बात करें तो ये भी हमारा एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज भी हम लोग यहाँ पे डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए करते हैं। देखो सेम ही काम है, मतलब यहाँ पे एक्सेल लो, एसपीएसएस ले लो या फिर हमारे और भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इन सभी का यूज जो है कह सकते हो सिमिलर सही होता है। बस यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर, मतलब जो यहाँ पे हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो, जो हमारे लिए ज्यादा सुटेबल हो, उसका यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हमारे सेम फीचर्स होते हैं। जैसे ये सबसे पहले डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डेटा को टेबल फॉर्मेट में, जैसे एक्सेल की तरह ये भी हमारा डेटा एंट्री टेबल फॉर्मेट में करता है। अब यहाँ पे दो व्यू होते हैं, एक होता है डेटा व्यू, एक होता है वेरिएबल व्यू। देखो डेटा व्यू का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग एक्चुअल डेटा, जैसे डेटा हमने कलेक्ट किया है उस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट करते हैं। और वेरिएबल व्यू में क्या होता है कि हम लोग डेटा को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है नेम, टाइप और लेबल्स के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा क्लासीफाई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल व्यू हो गया। और बाकी इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डेटा की सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और कोडिंग यहाँ पे इजी हो जाती है। स्टेटिस्टिकल डाटा की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एसपीएसएस है, तो ये भी हमारे बहुत सारे टेस्ट प्रोवाइड करता है। जैसे देखो, अब सबसे पहले समझो कि हमारी जो स्टेटिस्टिक्स है ये हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव, एक होती है इन्फेरेंशियल। देखो डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि ऐसी स्टेटिस्टिक जो कि डाटा को सिर्फ डिस्क्राइब करती है, लेकिन उसके बारे में कुछ बताती नहीं खुद से। मतलब आप लोग खुद से पता लगा लो तो वो अलग बात है, लेकिन ये खुद से नहीं बताएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आप लोग को ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो इसका मीन आपने कैलकुलेट किया, जैसे इसका मीन आप लोग निकालोगे तो लगभग 14.4 आएगा। तो इसका जो मीन आपने निकाला, तो ये जो 14.4 निकल के आया है, तो इस मीन से आप लोग इसका क्या पता लगाओगे? जैसे ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि इस डाटा का जो एवरेज है वो 14.4 है, लेकिन इस 14.4 से क्या पता चला ये हमें नहीं बताता है। जैसे मीन हमें ये नहीं बताता कि भाई मीन निकालने से क्या पता चलेगा, है ना। ये आप अपने हिसाब से पता लगाओ। जैसे मान लो अगर ये मान लो 5 बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये जो एवरेज 14.4 निकल के आया है, तो ये मीन खुद से कुछ नहीं बता रहा है कि भाई ये 14.4 क्या है। अब आप लोग खुद से दिमाग लगा सकते हो कि हाँ चलो 14.4 हमारी क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस है, ठीक है। मतलब मीन ने खुद से कुछ नहीं बताया, इसने डेटा को सिर्फ समराइज कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन वहीं पे जो इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स है ये क्या करती है, ये डेटा का फाइनल आउटपुट आपको देती है। मतलब ये फाइनली आप लोग को बताती है कि रिजल्ट क्या आया, कैसे। देखो आप लोग को याद है ना, टी टेस्ट, एनोवा, चाय स्क्वायर, इन सब में क्या होता है, इन सब में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो डेटा हम लोग यहाँ पे अपना टी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो टी टेस्ट है तो हम लोग टी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग क्या होता है उसको टेबल वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं, और फिर हमने जो हाइपोथेसिस पहले से ही बना रखी होती है, तो हमें पता चल जाता है कि अगर जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे हम लोग एक ड्रग को चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि जो ड्रग है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि नल हाइपोथेसिस होती है कि ड्रग इज नॉट इफेक्टिव, मतलब यहाँ पे नो इफेक्ट है ना, ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है। और जो अल्टरनेट होती है, ठीक है, H1, ठीक है, तो H1 क्या होती है कि हमारा ड्रग इज इफेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है, इसका मतलब हमें फाइनली पता चल जाता है कि हाँ हमारी ड्रग इफेक्टिव है। तो ये क्या होता है, जो जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक है ये हमें फाइनल रिजल्ट बता के देती है। तो इन दोनों में ही हमारे जो अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, ये सभी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा जो है ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल की तरह यहाँ पे भी हमें बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि हमारा हाई आउटपुट निकाल के देती हैं। आउटपुट जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो एक सेपरेट आउटपुट विंडो में शो होता है, ठीक है, जिसमें हमारे टेबल, ग्राफ, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा पीडीएफ है उसको वर्ड या फिर पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी एडवांस्ड एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा एसपीएसएस है ये हमारा मल्टीवेरिएट, देखो मल्टीवेरिएट का मतलब होता है जब बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ इन्वॉल्व हो, उनकी एनालिसिस में भी हमारा ये हेल्प करता है। उसके बाद फैक्टर एनालिसिस, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हमारे यहाँ पे कैसा इफेक्ट कर रहे हैं उसकी एनालिसिस में। और देखो सर्वाइवल एनालिसिस, देखो सर्वाइवल एनालिसिस क्या होता है, देखो थोड़ा सा इसको समझना है। जैसे सर्वाइवल एनालिसिस में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे आप हमारा एक पेशेंट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा एक पेशेंट है जिसको कोई डिजीज है, ठीक है। तो अब अगर ये डिजीज जो है ऐसी है, ठीक है, जो कि कह सकते हो इसकी वजह से पेशेंट की अगर डेथ भी हो सकती है, या फिर ये डिजीज ऐसी है जो कि ट्रीट करने के बाद रिलैप्स, मतलब ये दोबारा भी हो सकती है, तो उस केस में हम लोग लगाते हैं सर्वाइवल एनालिसिस। देखो सर्वाइवल एनालिसिस क्या बताता है, जैसे मान लो एक टीबी का पेशेंट है, ठीक है। अब इस टीबी के पेशेंट को मान लो यहाँ पे 6 महीने तक हमने दवा दी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, 6 महीने बाद हमने देखा कि बेचारा
रिकवर नहीं हो पाया और इसकी यहाँ पे डेथ हो गई। तो यहाँ पे देखो ये जो 6 मंथ है ये क्या है, ये हमारा सर्वाइवल टाइम बताता है कि हाँ, दवा की वजह से जो पेशेंट है वो 6 महीने तक सर्वाइव कर पाया, लेकिन उसके बाद मर गया। और वहीं पे मान लो जो टीबी का पेशेंट है, मान लो 2 महीने तक हमने इसको दवा दी और 2 महीने में ये रिकवर हो गया, लेकिन फिर इसने दवा लेनी बंद कर दी, ठीक है? और हुआ क्या कि हुआ यहाँ पे 9 महीने बाद इसको दवा दोबारा से यहाँ पे टीबी हो गई। तो 9 महीने क्या हुआ, 9 महीने दवा लेने की वजह से यहाँ पे सर्वाइव कर पाया टीबी से। तो यहाँ पे देखो ये जो सर्वाइवल एनालिसिस होता है इन सब में भी हमारा यहाँ पे ये हेल्प करता है। बाकी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसके देखिए इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जिसमें भी जैसे क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म कर रहे हो आप लोग, यहाँ पे डेटा एनालिसिस हो गया, ड्रग एफिकेसी सेफ्टी इवैल्यूएशन हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वालिटी कंट्रोल स्टडी, सर्वे डाटा एनालिसिस, इन सब में मतलब कुछ भी एनालिसिस वगैरह करना है, डाटा कलेक्ट करना है, इन सभी में हमारा इसका हेल्प यूज होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये भी हमारा बहुत इजी होता है यूज करने के लिए, ठीक है? एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट देता है और लार्ज डेटा शीट को बहुत इजीली हैंडल कर देता है और यहाँ पे रिसर्च में इसका वाइडली हमें यूज देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मिनी टैब के बारे में। तो देखो मिनी टैब जैसे इसका नाम ही है, अच्छा देखो पहले इसका नाम हुआ करता था ओमनी टैब। ओमनी टैब देखो क्या था, ओमनी टैब एक ब्रॉड मतलब सॉफ्टवेयर था, मतलब ये ओमनी टैब बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर था जिसमें बहुत सारे काम होते थे, लेकिन फिर उसी का एक जो है कह सकते हो यूजर फ्रेंडली वर्जन लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मिनी टैब। मिनी टैब कह सकते हो बहुत इजी होता है यूज करना, ठीक है? मतलब इसको स्पेशली जो है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए डिजाइन किया गया था। बाकी इसका यूज मेनली हम लोग यहाँ पे स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन, डेटा को एनालिसिस और वही चीज है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करने में इन सब में इसका यूज करते हैं। और इसका यूज इंडस्ट्रियल ट्रायल्स में ज्यादा होता है, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रायल हो गया, सिक्स सिग्मा हमने पढ़ा था ना, आप लोग को याद है 7 सेम में इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। सिक्स सिग्मा क्या होता है, हमारा जो भी प्रोसेस है, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखिए सिक्स सिग्मा वगैरह में इसका जो है ज्यादा यूज हमें देखने को मिलता है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो देखिए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस तो आप लोग यहाँ पे कर ही सकते हो, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, ठीक है, एनोवा वगैरह लगा के आप लोग ये सारी चीजें इसमें कर ही सकते हो। बाकी इसका जो मेन यूज है तो वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जैसे आप लोग को पता है अगर आप लोग को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो वहां पे सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो उन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज जो है काफी अच्छे से करते हैं, जैसे यहाँ पे कंट्रोल चार्ट वगैरह में और यहाँ पे कैपेबिलिटी एनालिसिस। देखो कंट्रोल चार्ट हमारा बताता है कि जो भी प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है, मतलब जैसी हम चाह रहे थे वैसी है कि नहीं है। और कैपेबिलिटी एनालिसिस बताता है कि जो भी मेथड या प्रोसेस आप लोग यूज कर रहे हो, जैसे इंडस्ट्री में मान लो दवा बना रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जो भी प्रोसेस वगैरह आप लोग लगा रहे हो, ठीक है, तो जैसा आप चाह रहे थे क्या उसके कैपेबल है कि नहीं है वो चीज, तो इन सब में हमारा यहाँ पे ये हेल्प करता है। और विजुअलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे भी इस मिनी टैब में भी हम लोग यहाँ पे अच्छे खासे ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है, बार चार्ट और बॉक्स प्लॉट, ठीक है, स्कैटर प्लॉट। देखो स्कैटर प्लॉट में क्या होता है, स्कैटर प्लॉट में थोड़ा सा जो डाटा होता है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड होता है। जैसे अगर आप लोग को याद हो जब हमने यहाँ पे रिग्रेशन लाइन देखी थी, रिग्रेशन लाइन, ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन में जो एक्चुअल डाटा क्या होता है, एक्चुअल डाटा तो इधर उधर स्प्रेड होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं जो कि इस डाटा के आसपास होती है, तो इसी को बोलते हैं स्कैटर प्लॉट टाइप का, ठीक है। तो इन सब में हमारा यहाँ पे हेल्प करता है। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो गया और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल और क्लिनिकल ट्रायल डेटा एनालिसिस हो गया, एकेडमिक रिसर्च, क्वालिटी मैनेजमेंट, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। और एडवांटेजेस की तो इसका बहुत इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है, मतलब बहुत ही इजी टू यूज होता है और यहाँ पे पावरफुल होता है, ठीक है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए और क्वालिटी एनालिसिस के लिए, और यहाँ पे एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें लास्ट अपने आर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखो ये जो आर सॉफ्टवेयर है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये हमारा एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये सभी के लिए ओपन है, मतलब इसमें जो पर्सन है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है, खुद से चेंजेस कर सकता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जो इसने दे दिया वही है। जैसे इसकी जो कोडिंग है ऐसे समझो, जैसे देखो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो कोडिंग पे चलते हैं, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे ऐप वगैरह क्या ऐप के पीछे कोडिंग होती है, तो इसकी जो कोडिंग है वो सभी के लिए ओपन होती है, तो सभी लोग अपने अकॉर्डिंग इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो मान लो जैसे आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ठीक है, तो कुछ कुछ लोगों का क्या होता है खाना बहुत ही अच्छा होता है ना, लेकिन फिर वो लोग क्या होता है कि वो लोग अपनी रेसिपी किसी को बताते नहीं है ना, बिल्कुल छुपा के रखते हैं। और वहीं पे कुछ कुछ यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी आप लोग कहीं जाते हो, ठीक है, तो मान लो कि किसी ने अपनी रेसिपी बिल्कुल ओपन कर रखी है कि यहाँ पे देखो भाई ये हमारी रेसिपी है। जैसे कि मान लो यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देखते हो, ठीक है, कि यहाँ पे कुकिंग, यहाँ पे वीडियो देखते हो, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे वो लोग हर एक चीज बताते हैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप। तो वहां पे क्या है, वो एक ओपन सोर्स समझ लो कि वहां पे भाई आप लोग को सारी चीजें पता है कि खाना आप लोग का कैसे कैसे बना है, इसमें क्या क्या चीजें डाली है। और एक हो गया कि आपने खाना खाया बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन अब पता नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे वो हो गया एंड मतलब कह सकते हो
क्लोज सोर्स हो गया। तो ओपन सोर्स का मतलब इसमें सारी चीज़ें ओपन होती हैं और बाकी देखो एक चीज़ समझना कि जो आर है ना, ये एक सॉफ्टवेयर तो है ही है, लेकिन आर एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं, है ना? और बाकी यहाँ पे इसको जो है 1990s में हमारा रॉस एआई का और हमारे रॉबर्ट जेंटलमैन ने हमारे यहाँ पे जो है कह सकते हो रिलीज़ किया था और इसका यूज़ हमारा वाइडली रिसर्च स्टैटिस्टिशियंस और यहाँ पे डेटा एनालिस्ट करते हैं। मतलब जो भी रिसर्चर्स होते हैं और स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, मतलब जो भी स्टैटिस्टिक्स वगैरह परफॉर्म करते हैं और डेटा एनालिस्ट होते हैं, ये सभी इसका वाइडली यूज़ करते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूँ तो इसमें सबसे पहला आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जो भी मीन, मीडियन, रिग्रेशन, एनोवा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये परफॉर्म कर सकता है, ठीक है? तो आर सॉफ्टवेयर इसके लिए तो होता ही है। उसके बाद ये भी हमारा बाकी सॉफ्टवेयर की तरह जो है हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट इन सब की तरह हमारा ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। ओपन सोर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल फ्री टू यूज़ है और एक लार्ज कम्युनिटी यहाँ पे इसमें जो है सपोर्ट करती है, इसमें काम करती है। तो यहाँ पे बिल्कुल ओपन सोर्स होता है और एक्सटेंसिबल। और यहाँ पे देखिए अगर अगर आप लोग चाहो तो इसको और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर सकते हो। मतलब इसके अंदर थाउज़ेंड ऑफ पैकेजेस होते हैं, जो कि यहाँ पे इसको एडवांस टूल बना देते हैं। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे चाहो तो इसको और ज़्यादा इसकी कैपेबिलिटी को आप लोग यहाँ पे एक्सपैंड करके जो है जेनेटिक्स, फाइनेंस और सोशल साइंसेज की फील्ड में भी यहाँ पे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। अब एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका यूज़ जो है हम लोग बेसिकली जो है रिसर्च वगैरह में करते हैं और क्लिनिकल ट्रायल डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में, ठीक है? और बिजनेस एनालिटिक्स, तो वही चीज़ है कि इसका यूज़ ना थोड़ा-सा हम लोग एक्सपैंड करके अलग-अलग फील्ड में भी कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो बिल्कुल फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है, पावरफुल होता है स्टैटिस्टिक्स के लिए और हाई क्वालिटी ग्राफिकल आउटपुट यहाँ पे जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसी के साथ हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट कवर हो जाती है। आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी देखिए इसमें थोड़ा बहुत समझने वाला ज़्यादा था नहीं। अब ये सॉफ्टवेयर अगर आपने कभी यूज़ की हो तब तो आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे, वरना आप लोग थ्योरी पढ़ के चले जाना इतना काफ़ी है। ठीक है? बाकी मिलते हैं यूनिट 5 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।